नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। शबनम आज कुछ ऐसी जानकारी लेकर आई हैं जो जानना भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए बेहद अहम है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कई सालों में भारत के पड़ोसी 4 देशों में तख्ता पलट हो चुका है। शुरुआत अगर आप श्रीलंका से करें, फिर पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश पहुंचे और फिर अब नेपाल में जिस तरीके से 8 और 9 तारीख को जो हुआ, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, विदेश मंत्री को, वित्त मंत्री को सड़कों पर पीटा गया, घरों में आग लगा दी गई, संसद भवन पर हमला किया गया। ठीक तस्वीरें वैसी ही थी जैसी तस्वीरें बांग्लादेश से देखने को मिली थी। लेकिन बांग्लादेश में जैसे ही कार्यकारी प्रधानमंत्री के सलाहकार मोहम्मद यूनुस बैठे, भारत और बांग्लादेश के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हुई और एक खाई पैदा हो गई, क्योंकि चीन के करीब मोहम्मद यूनुस पहुंचे हैं। अब ये जो केपी ओली थे, नेपाल में जो प्रधानमंत्री थे, वो भी चीन के बेहद करीबी बताए जाते हैं और उनके जो काम है वो भी ऐसे देखे जाते हैं। लेकिन अब नेपाल में सुशीला कार्की, जो पूर्व सीजीआई भी नेपाल में रही हैं, उन्हें कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया, या फिर कहें कि उन्हें फिलहाल कार्यभार सौंपा गया है नेपाल का, कि फिलहाल नेपाल को किस तरीके से चलाया जाए। ट्रिगर पॉइंट क्या रहा उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे कारण नेपाल के तख्ता पलट के पीछे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी जानकारी देंगी कि सुशीला कार्की कैसे भारत के साथ नेपाल के रिश्ते सुधार सकती हैं। शबनम, बहुत स्वागत आपका। कैसे हो पाएगा? अभी आपने देखा कि चीन और भारत के बीच जब ये ट्रेड डील हुआ, या ट्रेड डील तो नहीं कहेंगे, ये जो रिश्ते सुधरने की शुरुआत हुई, वहां लिपुलेख दर्रा एक है जिससे लैंड रूट से ट्रेड होता था, उसको लेकर नेपाल के जो लोग हैं वो केपी ओली से बहुत ज्यादा खफा थे कि आप जाकर चीन में जा रहे हैं तो इस विषय पर बात करिए कि भारत और चीन के बीच इस रास्ते से व्यापार ना हो। लेकिन चीन ने उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया, तो वहां से भारत के खिलाफ भी नेपाल के लोगों में कहीं ना कहीं एक मतलब कहीं कि गुस्सा बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा? बिल्कुल अभिषेक, तो जिस तरीके से नेपाल अभी तक केपी ओली चला रहे थे, लेकिन तख्ता पलट हो गया क्योंकि जेनजी वहां जो युवा थे वो उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे। वजह ये रही क्योंकि सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐप बैन कर दिए गए। यूट्यूब से लेकर फेसबुक, इंस्टा, सब पर बैन लगा दिया गया। हालांकि ऐप्स बैन किए गए। हाँ, इसका रीजन कुछ और था और वहां के युवाओं का गुस्सा भड़का और युवाओं की आड़ में कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो पहले से एक्टिव थी, उनके कुछ एजेंट उतरे और भड़काया गया, संसद पर कब्जा किया गया, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, सरकारी जितने भी नेता थे उनको, उनके जितने मंत्रालय थे उनको निशाना बनाया गया, राष्ट्रपति भवन तक को नहीं छोड़ा गया। और नतीजा क्या रहा? केपी ओली सत्ता से हाथ धो बैठे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तख्ता पलट हो गया और अब सुशीला कार्की नई प्रधानमंत्री, कार्यकारी प्रधानमंत्री बनी है। हालांकि कहा जा रहा है कि 6 महीने बाद नेपाल में चुनाव हो सकते हैं और फिर बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जेएनयू की पसंद सुशीला थी, उनके नाम पर सहमति बनी और जैसे ही सुशीला नेपाल की प्रधानमंत्री बनती हैं, भारत की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आता है, उनका समर्थन कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि अब भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे होंगे और जो जिस दिशा में काम चल रहा था और बेहतरी की दिशा में जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट सामने आ जाता है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सुशीला कार्की को भी शुभकामनाएं दी जाती हैं। अब आपको बता दें, सुशीला कार्की का भारत से बहुत गहरा संबंध रहा है और जानकार यही कह रहे हैं कि सुशीला कार्की का नेपाल की सत्ता में आना भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सुशीला कार्की ने काशी की, हाँ, बीएचयू से पढ़ाई की है, काफी वक्त भारत जरा एक बार, क्या मतलब बेहद खास रिश्ता जरूर है सुशीला कार्की का वाराणसी के लोकप्रिय बनारस विश्व हिंदू विद्यालय से, बीएचयू से सुशीला कार्की ने पढ़ाई की है। और देखिए, बहुत सारे आज भी जो गोरखा यूनिट है वो भी नेपाल के, हमारे इंडियन आर्मी में लगभग 32,000 ऐसे लोग हैं जो नेपाल से भारत का रिश्ता बहुत खास है। सुशीला कार्की की बात करें तो साल 1975 में कार्की ने बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर की डिग्री हासिल की है। मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद 1972 में महेंद्र मोरंग कॉलेज से उन्होंने बीए किया। 1978 में उन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो फिर कार्की को 2009 में सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
सुशीला कार्की भारतीय नेताओं से काफी प्रभावित हैं और पीएम मोदी को भी जमकर वो उनकी तारीफ कर चुकी हैं, कई बार उनकी तारीफ कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था, मैं भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हूं, भारतीय दोस्त मुझे बहन की तरह मानते हैं। और मोदी की तारीफ करते हुए सुशीला ने कहा था कि मोदी जी को नमस्कार करती हूं, मोदी जी के बारे में मेरी अच्छी धारणा है और इसी वजह से जिस तरीके से भारत के नेताओं को पसंद करती हैं या फिर भारत के नेताओं से जिस तरीके से इंस्पायर ये रहती हैं और इनका जो जीवन काल है, इनका जो काम करने का तरीका है, उसका नतीजा शायद ये रहा था कि सीजीआई, ये पूर्व सीजीआई नेपाल की रह चुके हैं। शबनम, कुछ और जानकारी अगर हम आपसे जुटाना चाहें, जैसे कि भारत और नेपाल मित्र राष्ट्र हैं, लगभग 1700 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, मतलब एक देश के लोग दूसरे देश के में ऐसे ही आ जा सकते हैं। बहुत अच्छा व्यवहार दोनों के बीच है, व्यापार भी दोनों देश करते हैं। तो मतलब बिगड़े कहां थे रिश्ते? बिगड़े भी थे या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट किया गया था? नहीं अभिषेक, जब से केपी ओली सत्ता में आए थे तो वो भारत का बहुत ज्यादा कुछ ऐसी बयानबाजी दे रहे थे जो भारत विरोधी निकलकर सामने आ रही थी। और जो देखिए, जब सत्ता से गए तब भी भारत को जिम्मेदार तख्तापलट के लिए ठहरा रहे थे। कह रहे थे कि अगर मैं राम को लेकर नहीं बयान देता कि नेपाल से उनका कनेक्शन नहीं है, या फिर मैं भारत के आगे घुटने टेक देता, भारत सरकार के आगे, तो शायद आज ये तख्तापलट नहीं होता। कुल मिलाकर केपी ओली ने एक तरीके से भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। तो केपी ओली का जो कम्युनिस्ट वाला जो नजरिया था वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी रहा। वजह थी चीन, क्योंकि चीन से उनकी लगातार नजदीकी बढ़ रही थी। चीन में वो जाकर शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जब चाइना से वापस लौटते हैं तो संसद में क्या पास होता है, एक नक्शा जिसमें लिपुलेख वाला जो एरिया है अभिषेक, उसको नेपाल अपना बता देता है और भारत के खिलाफ विरोध सुर अपनाता है। साफ साफ कहता है कि भारत को इस एरिया पर जो अपना नाम वो घोषित करता है उसे हट जाना चाहिए, ये एरिया हमारा है। उस पर विवाद हुआ तो केपी ओली की कई ऐसे बयान हैं जो भारत विरोधी रहे हैं। भारत से संबंध खराब करने में केपी ओली ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि वजह यह भी रही है, सुशीला कार्की अब सत्ता में आई है तो बीएचयू से, जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का वो संसदीय क्षेत्र रहा है, वहां से उनका कनेक्शन रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की कई मौकों पर वो तारीफ करती भी पाई गई हैं। अगर अब व्यापार की अभी बात कर रहे थे, व्यापार की अगर बात कर ले, भारत और नेपाल के बीच व्यापार संबंध काफी मजबूत है अभिषेक। रोटी बेटी का संबंध नेपाल से भारत का रहा है और जब भी कभी नेपाल मुसीबत में फंसा है तो भारत ने आगे बढ़कर नेपाल की सबसे पहले मदद की है, क्योंकि खुली सीमा है, कोई वीजा पासपोर्ट कुछ लगता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बड़ा भाई होने के नाते पूरा नेपाल का भारत ख्याल रखता था। लेकिन नेपाल के चंद नेता चालाक इतने थे कि चीन से वो इतने ज्यादा मैनिपुलेट हो गए, चीन के साथ मिलकर काम करने, भाई भाई वाला मसला था ना। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में अब व्यापार हम आपको बता देते थे, 2024-25 में दोनों देशों के बीच, भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 8.5 बिलियन डॉलर का रहा है। भारत का निर्यात की अगर बात करें तो 7.3 बिलियन डॉलर रहा। नेपाल का आयात करीब 1.2 बिलियन डॉलर था। इस व्यापार में भारत को 54,000 करोड़ डॉलर का सरप्लस रहा है। नेपाल के कुल व्यापार का लगभग 36% हिस्सा भारत के साथ होता है, जो भारत को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाता है। नेपाल भारत के मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा इस्पात, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, अनाज, कृषि, खाद्य उत्पाद आयात करता है। नेपाल की अब जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, जब वो सत्ता में आई है तो हर तरफ से जिस तरीके से पीएम मोदी ने पहल की, जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने पहल की, उससे कहा जा रहा है कि संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। जो बिगड़ी चीजें थी वो अब सुधर जाएंगी। लिपुलेख वाला जो विवाद था वो हल हो जाएगा। जैसा कि बताया कि वाराणसी से उनका काफी गहरा संबंध रहा है, तो अब कहीं ना कहीं इसे इसी चीज से जोड़कर अभिषेक देखा जा रहा है कि भारत नेपाल के बीच हो सकता है व्यापार और बढ़ जाए, क्योंकि नेपाल ज्यादातर भारत की चीजों पर निर्भर है। भारत से जो व्यापार होता है उसको लेकर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर काफी फर्क पड़ता है। तो ऐसे में जो स्थिति अभी बनी उससे नेपाल काफी पीछे जा चुका है। हिंसा भड़की, संसद में आग लगा दी गई, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, सरकारी चीजों को तोड़फोड़ कर दिया गया, शोरूमों को लूट लिया गया। जो लोग वहां फंसे हैं वो बचाव की गुहार लगा रहे हैं। तो हो सकता है भारत से संबंध सुधारने का फायदा नेपाल को आगे और ज्यादा अच्छे से मिल जाए, क्योंकि लगभग 35 लाख लोग दोनों देशों के ऐसे हैं जो एक दूसरे देश में नौकरी करते हैं या फिर कुछ काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। लगभग 35 लाख लोग और लगभग 32,000 गोरखा रेजिमेंट जो हमारी है वहाँ सेवा देते हैं नेपाल के लोग। तो नेपाल का, और शबनम ने जैसे बताया कि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का साथ है।
कारण बहुत सारे रहे हैं, भले ही केपी ओली भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नेपाल के नेताओं के बच्चे स्विट्जरलैंड में मस्त छुट्टियां मना रहे हैं और यहां लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नेपाल में 3 करोड़ की आबादी है और उसके बावजूद भी नेपाल का जो शबनम पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो महज $1500 नेपाल का पर कैपिटा इनकम है। इससे लोग तंग थे नेपाल के, उस वजह से आज नेपाल की स्थिति है, वरना यह स्थिति नेपाल की शायद नहीं होती। लेकिन अब सुशीला कार्की ने जिस तरीके से पद संभाला है, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या भारत और नेपाल के बीच जो थोड़ी बहुत खटास पैदा हुई है कम्युनिस्टों के जरिए या फिर कॉमरेड भाई भाई के चलते, वो खत्म होती है या नहीं होती है। बाकी शबनम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।